बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। त्यागी व्यक्ति ही कुशल नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता रखता है। इस बात को अक्षरशः सत्य साबित किया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो संसाधन और सुविधाएं तो देते ही हैं, साथ में देते हैं संस्कार और संकल्पों को सिद्ध करने की प्रेरणा भी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। हर हर महादेव। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, सद्गुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी और इसी क्षेत्र के सांसद श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, यहीं के आपके प्रतिनिधि और योगी जी सरकार में मंत्री श्रीमान अनिल राजभर जी, देश विदेश से पधारे सभी साधक व श्रद्धालुगण, भाइयों और बहनों, उपस्थित सभी साथियों, काशी की ऊर्जा अक्षुण्ण तो है ही, ये नित नया विस्तार भी लेती रहती है। कल काशी ने भव्य विश्वनाथ धाम महादेव के चरणों में अर्पित किया और आज विहंगम योग संस्थान का ये अद्भुत आयोजन हो रहा है। इस दैवीय भूमि पर ईश्वर अपनी अनेक इच्छाओं की पूर्ति के लिए संतों को ही निमित्त बनाता है। आप जब संतों की साधना पुण्य फल को प्राप्त करती है तो सुखद संयोग भी बनते ही चले जाते हैं। आज हम देख रहे हैं अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थान का 58वां वार्षिकोत्सव स्वतंत्रता आंदोलन में सद्गुरु सदाफल देव जी की कारागार यात्रा के 100 वर्ष और देश की आजादी का अमृत महोत्सव, ये सब हम सब एक साथ इनके साक्षी बन रहे हैं। इन सभी संयोगों के साथ आज गीता जयंती का पुण्य अवसर भी है। आज के ही दिन कुरुक्षेत्र की युद्ध की भूमि में जब सेनाएं आमने सामने थी, मानवता को योग, अध्यात्म और परमात्मा का परम ज्ञान मिला था। मैं इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को और सभी देशवासियों को गीता जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं। भाई और बहनों,
सद्गुरु सदाफल देव जी ने समाज के जागरण के लिए विहंगम योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए यज्ञ किया था। आज वो संकल्प बीज हमारे सामने इतने विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़ा है। आज 5101 यज्ञ कुंडों के विश्व शांति वैदिक महायज्ञ के रूप में इतने बड़े सहयोगासन प्रशिक्षण शिविर के रूप में, इतने सेवा प्रकल्पों के रूप में और लाखों लाख साधकों के इस विशाल परिवार के रूप में हम उस संत संकल्प की सिद्धि को अनुभव कर रहे हैं। मैं सद्गुरु सदाफल देव जी को नमन करता हूं, उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं स्वतंत्र देव जी महाराज और विज्ञान देव जी महाराज का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो इस परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं, नया विस्तार दे रहे हैं और आज एक भव्य आध्यात्मिक भूमि का निर्माण हो रहा है। मुझे उसके दर्शन करने का अवसर मिला। जब ये पूर्ण हो जाएगा तो न सिर्फ काशी के लिए लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नजराना बन जाएगा। हमारा देश इतना अद्भुत है कि हां जब भी समय विपरीत होता है, कोई न कोई संत विभूति समय की धारा को मोड़ने के लिए अवतरित हो जाती है। ये भारत ही है जिसकी आजादी के सबसे बड़े नायक को दुनिया महात्मा बुलाती है। ये भारत ही है जहां के राजनीतिक आंदोलन के भीतर भी आध्यात्मिक चेतना निरंतर प्रवाहित रही है। और ये भारत ही है जहां साधकों की संस्था अपने वार्षिकोत्सव को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। साथियों, यहां हर साधक गौरवान्वित है कि उनके पारमार्थिक गुरुदेव ने स्वाधीनता संग्राम को दिशा दी थी और सहयोग आंदोलन में जेल जाने वाले पहले व्यक्तियों में संत सदाफल देव जी भी थे। जेल में ही उन्होंने स्वरवेद के विचारों पर मंथन किया। जेल से रिहा होने के बाद उसे मूर्त स्वरूप दिया। साथियों, सैकड़ों साल के इतिहास में हमारे स्वाधीनता संग्राम के कितने ही ऐसे पहलू रहे हैं जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधे रखा। ऐसे कितने ही संत थे जो आध्यात्मिक तप छोड़कर आजादी के लिए जुटे। हमारे स्वाधीनता संग्राम की ये आध्यात्मिक धारा इतिहास में वैसे दर्ज नहीं की गई जैसे की जानी चाहिए थी। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो इस धारा को सामने लाना हमारा दायित्व है। इसलिए आज
देश आजादी की लड़ाई में अपने गुरुओं, संतों और तपस्वियों के योगदान को स्मरण कर रहा है, नई पीढ़ी को उनके योगदान से परिचित करा रहा है। मुझे खुशी है कि विहंगम योग संस्थान भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहा है। साथियों, भविष्य के भारत को सुदृढ़ करने के लिए अपनी परंपराओं, अपने ज्ञान दर्शन का विस्तार आज समय की मांग है। इस सिद्धि के लिए काशी जैसे हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र एक प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। हमारी सभ्यता के ये प्राचीन शहर पूरे विश्व को दिशा दिखा सकते हैं। बनारस जैसे शहरों ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी भारत की पहचान के, कला के, उद्यमिता के बीजों को सहेज कर रखा है। जहां बीज होता है, वृक्ष वहीं से विस्तार लेना शुरू करता है। और इसलिए आज जब हम बनारस के विकास की बात करते हैं, तो इससे पूरे भारत के विकास का रोड मैप भी बन जाता है। भाई और बहनों, आज आप लाखों लोग यहां उपस्थित हैं। आप अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से आए हैं। आप काशी में अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपनी ऊर्जा और अपने साथ असीम संभावनाएं, कितना कुछ लेकर आए हैं। आप काशी से जब जाएंगे तो नए विचार, नए संकल्प, यहां का आशीर्वाद, यहां के अनुभव कितना कुछ लेकर जाएंगे। लेकिन वो दिन भी याद करिए, जब आप यहां आते थे तो क्या स्थिति थी। जो स्थान इतना पवित्र हो, उसकी बदहाली लोगों को निराश करती थी। लेकिन आज ये परिस्थिति बदल रही है। आज जब देश विदेश से लोग आते हैं तो एयरपोर्ट से निकलते ही उन्हें सब बदला बदला लगता है। एयरपोर्ट से सीधे शहर तक आने में अब उतनी देर नहीं लगती। रिंग रोड का काम भी काशी ने रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। बड़े वाहन और बाहर की गाड़ियां और बाहर ही निकल जाती है। बनारस आने वाली काफी सड़कें भी अब चौड़ी हो गई है। जो लोग सड़क के रास्ते बनारस आते हैं, वो अब सुविधा से कितना फर्क पड़ा है, ये अच्छी तरह से समझते हैं। यहां आने के बाद आप चाहे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएं या मां गंगा के घाटों पर जाएं, हर जगह काशी की महिमा के अनुरूप ही आभा बढ़ रही है। काशी में बिजली के तारों के जंजाल को अंडरग्राउंड करने का काम जारी है। लाखों लीटर सीवेज का ट्रीटमेंट भी हो रहा है। इस विकास का लाभ यहां आस्था और पर्यटन के साथ साथ यहां की कला संस्कृतियों को भी मिल रहा है। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर हो, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो
या बुनकरों कारीगरों के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम आज काशी के कौशल को नई ताकत मिल रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आधुनिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बनारस एक बड़े मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। साथियों, जब मैं काशी आता हूं या दिल्ली में भी रहता हूं तो प्रयास रहता है कि बनारस में हो रहे विकास कार्यों को गति देता रहूं। कल रात 12 साढ़े 12 बजे के बाद जैसे ही मुझे अवसर मिला मैं फिर निकल पड़ा था अपनी काशी में। जो काम चल रहे हैं, जो काम किया गया है, उनको देखने के लिए निकल पड़ा था। गौदौलिया में जो सुंदरीकरण का काम हुआ है वो वाकई देखने योग्य बना है। वहां कितने ही लोगों से मेरी बातचीत हुई। मैंने मड़ुवाड़ी में बनारस रेलवे स्टेशन भी देखा। इस स्टेशन का भी अब कायाकल्प हो चुका है। पुरातन को समेटे हुए नवीनता को धारण करना बनारस देश को नई दिशा दे रहा है। साथियों, इस विकास का सकारात्मक असर बनारस के साथ साथ यहां आने वाले पर्यटकों पर भी पड़ रहा है। अगर हम 2019-20 की बात करें तो 2014-15 के मुकाबले में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 गुनी हो गई है, डबल हो गई है। 2019-20 में कोरोना के कालखंड में अकेले बाबतपुर एयरपोर्ट से ही 30 लाख से ज्यादा यात्रियों का आना जाना हुआ है। इस बदलाव से काशी ने ये दिखाया है कि इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन आ सकता है। यही बदलाव आज हमारे दूसरे तीर्थ स्थानों में भी दिख रहा है। केदारनाथ, जहां अनेक कठिनाइयां होती थी, 2013 की तबाही के बाद लोगों का आना जाना कम हो गया था। वहां भी अब रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इससे विकास और रोजगार के कितने असीम अवसर बन रहे हैं। युवाओं के सपनों को ताकत मिल रहे हैं। यही विश्वास आज पूरे देश में दिख रहा है। इसी गति से आज देश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। साथियों, सदगुरु सदाफल जी ने स्ववेद में कहा है, दया करे सब जीव पर, नीच ऊंच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान। यानी सबसे प्रेम, सबके प्रति करुणा, ऊंच नीच से भेदभाव से मुक्ति, यही तो आज देश की प्रेरणा है। आज देश का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं मेरा के स्वार्थ से ऊपर उठकर आज देश सबका प्रयास के संकल्प से आगे बढ़ रहा है। साथियों, स्वाधीनता संग्राम के समय सदगुरु ने हमें मंत्र दिया था स्वदेशी का। आज उसी भाव में देश ने अब आत्मनिर्भर भारत मिशन शुरू किया है। आज देश के स्थानीय व्यापार रोजगार को, उत्पादों को ताकत दी जा रही है। लोकल को
ग्लोबल बनाया जा रहा है। गुरुदेव ने सर्ववेद में कहा, हमें योग का, विहंगम योग का मार्ग भी दिया था। उनका सपना था कि योग जन जन तक पहुंचे और भारत की योग शक्ति पूरे विश्व में स्थापित हो। आज जब हम पूरी दुनिया को योग दिवस मनाते हुए, योग का अनुसरण करते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि सद्गुरु का आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। साथियों, आज आजादी के अमृत काल में भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण स्वराज है, उतना ही महत्वपूर्ण सुराज भी है। हम दोनों का रास्ता भारतीय ज्ञान, विज्ञान, जीवन शैली और पद्धतियों से ही निकलेगा। मैं जानता हूं, विहंगम योग संस्थान वर्षों से इस विचार को आगे बढ़ा रहा है। आपका आदर्श वाक्य है, गावो विश्वस्य मातरः। गौ माता के साथ इस संबंध को सुदृढ़ करने के लिए गोधन को हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक स्तंभ बनाने के लिए देश में अनेक प्रयास हो रहे हैं। साथियों, हमारा गोधन हमारे किसानों के लिए केवल दूध का ही स्रोत न रहे, बल्कि हमारी कोशिश है कि गौवंश प्रगति के अन्य आयामों में भी मदद करे। आज दुनिया स्वास्थ्य को लेकर सजग हो रही है। केमिकल्स को छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ विश्व लौट रहा है। हमारे यहां गोबर कभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का बड़ा आधार होता था, हमारी ऊर्जा जरूरतों को भी पूरी करता था। आज देश गोबर्धन योजना के जरिए बायोफ्यूल को बढ़ावा दे रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है, और इन सब से एक तरह से पर्यावरण की रक्षा भी हो रही है। आज से 2 दिन बाद 16 तारीख को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इस पर एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम भी होने जा रहा है। इसमें पूरे देश से किसान जुड़ेंगे। मैं चाहूंगा कि आप सभी भी 16 दिसंबर को प्राकृतिक खेती के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करें और बाद में किसानों को घर घर जाके बताएं। एक ऐसा मिशन है जिसे जन आंदोलन बनना चाहिए, और इसमें आप सभी अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश अनेक संकल्पों पर काम कर रहा है। विहंगम योग संस्थान सद्गुरु सदाफल देव जी के निर्देशों का पालन करते हुए लंबे समय से समाज कल्याण के कितने ही अभियान चला रहा है। आज से 2 साल बाद आप सभी साधक यहां 100वें अधिवेशन के लिए एकत्रित होंगे। 2 साल का ये बहुत उत्तम समय है। इसे ध्यान में रखकर मैं आज आप सभी से कुछ संकल्प लेने का आग्रह करना चाहता हूं। ये संकल्प ऐसे होने चाहिए जिसमें सद्गुरु के संकल्पों की सिद्धि हो और जिसमें देश के मनोरथ भी शामिल हो। ये ऐसे संकल्प हो सकते हैं जिन्हें अगले 2 साल में गति दी जाए, मिलकर के पूरा किया जाए।
जैसे एक संकल्प हो, और हो सकता है हमें बेटी को पढ़ाना है, हमें हमारी बेटियों को स्किल डेवलपमेंट के लिए भी तैयार करना है। अपने परिवार के साथ साथ जो लोग समाज में जिम्मेदारी उठा सकते हैं, वो एक दो गरीब बेटियों के स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठाएं। एक और संकल्प हो सकता है, पानी बचाने के लिए हमें अपनी नदियों को, गंगा जी को, सभी जल स्रोतों को स्वच्छ रखना है। इसके लिए भी आपसे संस्थान द्वारा नए अभियान शुरू किए जा सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया, देश आज प्राकृतिक खेती पर बल दे रहा है। इसके लिए लाखों लाख किसान भाई बहनों को प्रेरित करने में भी आप सब बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। हमें अपने आसपास सफाई स्वच्छता का भी विशेष ध्यान देना है। किसी भी सार्वजनिक जगह पर गंदगी न फैले, ये ध्यान रखना है। परमात्मा के नाम से आपको कोई न कोई सेवा का ऐसा कार्य भी जरूर करना है जिसका लाभ पूरे समाज को हो। मुझे विश्वास है इस पवित्र अवसर पर संतों के आशीर्वाद से ये संकल्प जरूर पूरे होंगे और नए भारत के सपनों को पूरा करने में सहयोग देंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी का मैं आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण पवित्र अवसर पर मुझे भी आप सबके बीच आने का अवसर मिला, इस पवित्र स्थान का दर्शन करने का अवसर मिला। मैं फिर एक बार सबका आभार व्यक्त करता हूं। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया और इस संबोधन के दौरान उन्होंने इस विशाल जनसभा को जो संबोधित किया, शुरुआत भी हर हर महादेव के जयकारे के साथ की और संबोधन के आखिरी में भी उन्होंने हर हर महादेव के साथ इसका समापन किया। लेकिन इस दौरान बहुत सी अहम बातें पीएम मोदी ने कही। पीएम मोदी ने कल जिस तरह से संकल्प लिया था काशीवासियों से, ठीक वैसा ही संकल्प यहां पर भी लिया गया। लेकिन यहां पर सबसे पहला संकल्प जो पीएम मोदी ने कहा कि नए भारत के लिए सभी को मिलकर लेना होगा, उसमें कहा बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है। जो कमजोर रूप से परिवार में बेटियां हैं, उनकी जिम्मेदारी अगर ली जा सकती है तो इसे भी हर किसी को निभाना चाहिए। साथ ही स्वच्छता का जिक्र करते हुए पीएम मोदी एक बार फिर नजर आए। उन्होंने कहा यह भी आपकी जिम्मेदारी का हिस्सा है और ये कहा कि पानी को बचाना है। वो कैसे बचाया जा सकता है? नदियों का जो जल है उसे स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा कई अहम बातें जिनमें प्राकृतिक खेती का जिक्र पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को यह समझना चाहिए और साथ ही बड़ी संख्या में सामने आकर प्राकृतिक खेती को लेकर जागरूक करना चाहिए। इससे भारत का विकास होगा, नए भारत को यहां पर मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ एक बार फिर से श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र करना वो नहीं भूले, इसका जिक्र किया, बताया कि किस तरह की दिव्य तस्वीर, भव्य तस्वीर यहां पर सामने आई। और आज क्योंकि बेहद खास दिन है, आज श्री सद्गुरु सदाफल देव महाराज जी के शताब्दी समारोह को लेकर जो 3 दिन का ये पूरा कार्यक्रम है, जिसका आज पहला दिन रहा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। सबसे पहले उन्होंने श्री सद्गुरु सदाफल देव महाराज जी को नमन किया, पुष्प अर्पित यहां पर किए और फिर जनसभा को संबोधित किया। बिल्कुल ठीक यहीं से, क्योंकि स्वर में संसार है और स्वर में ही ब्रह्म ज्ञान है, स्वर में ही योग साधना है। और स्वर देव जो ये धाम यहाँ पर, वेद धाम यहाँ पर बना हुआ है, जैसे मंदिर ही नहीं महामंदिर का दर्जा मिला हुआ है, ठीक इसी के बिल्कुल पास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए ये तमाम बातें कही। अब दिल्ली के लिए रवानगी यहाँ से पीएम मोदी के सामने आएगी। 2 दिन का उनका वाराणसी दौरा कई मायनों में बेहद खास रहा।
न सिर्फ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन लोकार्पण उनके जरिए किया गया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जब भी काशी का विकास होता है तो देश के विकास का रोड मैप यहां पर सामने आ जाता है। और जब भी मैं दिल्ली में भी होता हूं तो भी काशी के कामकाज की रफ्तार के लिए यहां पर आ जाता हूं, क्योंकि काशी के कामकाज की रफ्तार को मैं खुद पूरी तरह से यहां पर देखता हूं। ये तमाम बातें, ये तमाम चीजें जो है संबोधन के दौरान उन्होंने कही और कहा कि आज काशी के कौशल को जो है वो नई ताकत मिल रही है। आज हर जगह काशी की आभा नजर आ रही है। काशी ने समय पर अपना सारा काम किया है, जैसे रिंग रोड का काम। उन्होंने कहा कि विदेशों से जो लोग यहां पर आते हैं वो काशी में एक बदलाव देख रहे हैं, वो तमाम सुविधाएं देख रहे हैं। जो सड़कों से लोग पहले आते थे, तमाम तरह की समस्याओं का सामना यहां पर करते थे, लेकिन काशी में ये बदलाव हो रहा है। काशी अब आगे बढ़ रही है। स्वर वेद महामंदिर जो कि 180 फीट ऊंचा है, जिसकी अपनी एक आभा है, जिसकी अपनी एक साधना है और योग साधना का सबसे बड़ा केंद्र, इसी के पास में ही जो मंच यहां पर बना, उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि पहले लोगों को काशी की बदहाली परेशान करती थी, लेकिन अब नहीं करती। अब काशी पर आप आएंगे और काशी से अगर जाएंगे तो अपने साथ नए विचार लेकर जाएंगे, नए संकल्प लेकर जाएंगे और आशीर्वाद यहां से लेकर जाएंगे। संतों, गुरुओं, महात्माओं से युवाओं का परिचय कराना भी जिम्मेदारी है, इसका भी जिक्र पीएम मोदी ने किया।